हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, रीट एसएसटी के आज के लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं बाह्य विश्व के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंधों के विषय में। यानी भारतीय संस्कृति का जो विस्तार है भारत की सीमाओं से बाहर जो है अन्य देशों में हुआ, जहां आज भी हम हमारी संस्कृति की जो झलक है, संस्कृति की जो विरासत है, उन्हें हम वहाँ के बौद्ध मंदिरों, हिंदू मंदिरों, वहाँ के विहारों के अंदर और वहाँ के साहित्य के अंदर, लिटरेचर के अंदर आज भी हम देख सकते हैं दोस्तों। तो ऐसा संभव हो पाया, क्यों हो पाया? इसलिए क्योंकि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो इस प्रकार की है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो है विदेशी संपर्क जो हैं बन पाए, क्योंकि भारत की जो सीमा है वो जो है स्थलीय सीमा भी है और देखिए जलीय सीमा भी है। इसके कारण जहां हम मध्य एशिया तक पहुंच पाए, वहीं जलीय सीमा होने के कारण जो है हम अन्य देशों के साथ में जो नीचे के जो द्वीप थे उनके साथ में भी हमारे संपर्क हो पाए थे दोस्तों। तो कौन कौन से देशों के साथ में हमारा संपर्क हुआ? तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आते हैं वो है मध्य एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देश। तो भारत का जो संबंध है वो किन देशों के साथ में बना? तो मध्य एशिया और दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ में बना। और ये जो सारा एरिया है, ये जो सारा क्षेत्र है, वो जाना जाता था बृहत्तर भारत के नाम से। यानी जिन देशों के साथ में भारत का संपर्क हुआ उन्हें हम बृहत्तर भारत के नाम से जानते हैं। और इस बृहत्तर भारत के अंदर देखिए क्या क्या शामिल था? मध्य एशिया, तिब्बत, चीन और दक्षिणी पूर्वी जो देश हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। उनकी गणना जो है वो बृहत्तर भारत के अंदर की जाती है। मध्य एशिया में देखिएगा कौन कौन से आते हैं, तो काशगर आते हैं, यारकंद है, खोतान है, कुची है। ये जो सारा एरिया है वो मध्य एशिया के अंदर आता है जहाँ पर हमारा प्रसार हुआ था। तो हम पहले मध्य एशिया की बात करेंगे, फिर हम जो है दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के विषय में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, सबसे जो हमारा मुख्य केंद्र है उसके बारे में बात करें तो वो है खोतान। खोतान जो है भारतीय संस्कृति का एक मुख्य केंद्र था, क्योंकि खोतान के जो समस्त लेख हैं, जो सारे के सारे लेख हैं, वो भारतीय लिपि में हैं और भारतीय भाषाओं में हैं। यानी वहाँ के जो लेख हमें पढ़ने को मिलते हैं वो सारे के सारे भारतीय लिपि और भारतीय भाषाओं में हैं। अगर हम बात करेंगे ये उपनिवेश कब बना, किसने बनाया, तो अशोक के पुत्र जो थे कुणाल ने यहाँ पर अपना उपनिवेश स्थापित किया था। खोतान का गौतमी विहार जो है वो मध्य एशिया का सबसे बड़ा विहार माना जाता है दोस्तों। ये कौन से धर्म का केंद्र था? तो इस समय यहाँ पर महायान बौद्ध धर्म का प्रचार था और ये महायान बौद्ध धर्म का जो है मुख्य केंद्र माना जाता है। खोतान का गौतमी विहार जो है मध्य एशिया का सबसे बड़ा विहार है दोस्तों, जो कि महायान बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र था। देखिए 453 ईस्वी की अगर हम बात करें तो धर्म क्षेत्र नाम का एक बौद्ध विद्वान भी था जो चीन से महापरिनिर्वाण सूत्र की पांडुलिपि की खोज करने के लिए खोतान तक पहुंच गया था दोस्तों। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसी के साथ जो मध्य एशिया में एक और क्षेत्र है हमारा कुची के अंदर भी बौद्ध सभ्यता के जो है मुख्य केंद्र हमें देखने को मिलते हैं, वो भी बौद्ध धर्म का मुख्य केंद्र था दोस्तों। ये जो हमारा सांस्कृतिक प्रसार हो पाया उसके अंदर बौद्ध धर्म का भी बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि हमारे यहाँ के शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने जो दूत हैं वो वहाँ पर भेजे थे, अन्य देशों में भेजे। इस कारण से भी हमारे सांस्कृतिक संपर्क बन पाए और आज हमारा लिटरेचर वहाँ भी देखने को मिलता है। तो बौद्ध धर्म के जो प्रचार है उससे श्रीलंका, बर्मा, चीन और मध्य एशिया के साथ हमारे संबंध जो है बड़े थे, भारत के संबंध बड़े थे। किसके कारण? बौद्ध धर्म के प्रचार के कारण जो है श्रीलंका, बर्मा, चीन और मध्य एशिया के साथ हमारे संपर्क बड़े थे। अशोक ने भी देखिए अपने शासनकाल के अंदर जो बौद्ध प्रचारक हैं वो श्रीलंका में भेजे थे। बर्मा और श्रीलंका ने बौद्ध मंदिरों और बौद्ध मूर्तियों के साथ समृद्ध साहित्य की भी रचना की। वहाँ बौद्ध मंदिर भी बने, बौद्ध मूर्तियाँ भी बनी श्रीलंका के अंदर, और वहाँ पर बहुत सारा लिटरेचर भी है जो वहाँ लिखा गया था। हालांकि आज की कंडीशन को हम देखें तो भारत से जो है बौद्ध धर्म लुप्त हो चुका है, लुप्त प्राय ही मानेंगे हम। लेकिन आज भी आप बर्मा और श्रीलंका के अंदर देखें तो उनके अनुयायी जो हैं आज भी मौजूद हैं। बर्मा ने बौद्ध के जो थेरवाद रूप को विकसित करने का वहाँ पर कार्य किया था। एक अलग रूप जो है थेरवाद के रूप में वो वहाँ पर लेकर के आते हैं। और प्राचीन काल में हम बात करें तो अफ़गानिस्तान और मध्य एशिया जो है वो भी बौद्ध धर्म के दो मुख्य केंद्र थे। अफ़गानिस्तान में बामियान और ये जो है बौद्ध मूर्तियाँ की चर्चा आज भी हुआ
करती हैं। इसके बाद में हम बात करें अशोक का जो समय है उसके अंदर मध्य एशिया में भारतीय संस्कृति का विकास हुआ था। कब हुआ था? अशोक के समय में। क्यों हुआ? क्योंकि जो उसकी धर्म विजय की नीति थी उसी के कारण जो है भारतीय संस्कृति को मध्य एशिया तक पहुंचने में मदद मिली थी। युद्ध नीति के बजाय उन्होंने धर्म विजय की नीति को अपनाया था और धर्म के द्वारा ही विजय प्राप्त करने का प्रयास किया था, यानी धर्म को ही उन्होंने सब कुछ मान लिया था। धर्म का प्रचार प्रसार वहाँ तक हुआ, इसीलिए भारतीय संस्कृति जो है वो मध्य एशिया तक पहुँच पाई थी। तो मौर्यों के प्रसार, ऐसी बात नहीं है कि हमारे लोग ही वहाँ पर उस समय गए थे। तो मौर्यों के जाने के बाद में देखिए कई विदेशी आक्रमण भी यहाँ पर हुए, जिनमें यूनानी आए, शक आए, पहलव आए, यूची आए, ये भी आए और इनका जो संबंध है वो भी मध्य एशिया से था। तो ये जब भारत आए, भारत के शासक जब बने, तो ये भी हमारी संस्कृति को यहाँ से वहाँ पर लेकर के गए थे। तो इनके द्वारा भी जो है भारतीय संस्कृति मध्य एशिया में पहुँची। मध्य एशिया में आज भी हम स्तूप हैं, विहार हैं, भारतीय मूर्तियाँ हैं और पाली के ग्रंथों को देख सकते हैं। मध्य एशिया में ये चीज़ें आज भी मिलती हैं। यहाँ के लेखों की जो लिपि है वो ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि है जो भारत की हुआ करती थी दोस्तों। तो ये देखिएगा कि भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए वो भी एक कारण बना कि भारतीय जो संस्कृति है उसका प्रसार जो है विदेशों के अंदर हो पाया। इसके अलावा बौद्ध धर्म भी एक मुख्य केंद्र बिंदु था जिसके कारण जो है हमारा प्रचार प्रसार हो पाया था। हालांकि देखिए चीन और भारत के जो प्रारंभिक जो संबंध थे वो पूर्णतया व्यापारिक थे, यानी प्रारंभिक जो संबंध बने वो व्यापार के लिए ही बने थे। लेकिन धीरे धीरे जो है व्यापार का स्थान धर्म प्रचार ने ले लिया। व्यापार के स्थान पर धर्म प्रचार जो है वो मुख्यतः हो गया और बौद्ध प्रचारकों के प्रयासों के फलस्वरूप ही भारतीय सभ्यता है जो चीन में व्यापक रूप से फैल पाई। आज भी चीन में जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी हम देख सकते हैं दोस्तों। उधर यहाँ जो है बौद्ध धर्म का काफ़ी हमें प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद में देखिए चीन के भी ऐसे बहुत से राजा थे जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चीन के भी कई राजाओं ने बौद्ध धर्म को अपना, यहाँ तक कि राज धर्म भी घोषित किया था। अब वहाँ के जो तांग है, तांग के काल को चीन का बौद्ध काल कहा जाता है, यानी वहाँ पर इतना ज़्यादा उसका प्रचार प्रसार हुआ, प्रभाव हुआ कि वहाँ के लोगों ने भी देखिए राज धर्म घोषित करने का काम किया था। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो सारा प्रचार प्रसार था उसके अंदर जो सारा सांस्कृतिक प्रसार था उसमें कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म जो है वो एक मुख्य केंद्र बिंदु था। इसके बाद में देखिए बहुत सारे चीनी यात्री भी जो हैं बौद्ध धर्म की प्रतियां लेने के लिए और बौद्ध स्थलों की यात्रा करने के लिए भारत आए, जिनमें फायान है, वेनसांग है और इत्सिंग है, ये सारे मुख्य हैं। तो ये भी यहाँ से बहुत सारी जानकारी है जो वहाँ लेकर के गए और वहाँ पर जो है प्रचार प्रसार करने में इनके द्वारा भी मदद हमें मिली थी दोस्तों। और देखिएगा भारतीय संस्कृति का जो प्रभाव चीनियों पर इस प्रकार से हुआ कि उनके जीवन में भी बौद्ध धर्म की जो अहिंसा है, दया है, करुणा है, विनय है, ये जो सारी चीज़ें हैं उनके जीवन के अंदर भी आ गई थी दोस्तों। और अजंता की जो गुफा है उसके समान ही वहाँ तुल हुआंग में गुहा चित्र भी बने थे। चीन के जो पेगोडा हैं वो भारतीय स्तूपों की नकल ही लगती है दोस्तों। तो इतना प्रभाव जो है भारतीय संस्कृति का चीन के लोगों पर पड़ा था कि उन्होंने भारत की जो मूल विशेषताएं हैं, अहिंसा, दया, करुणा और विनय जो है इनको अपना लिया था तहे दिल से। इसके बाद में हम बात करें दक्षिणी पूर्वी जो हमारी एशियाई देश हैं उनके अंदर भारतीय संस्कृति का प्रसार कहाँ हुआ, किस प्रकार से हुआ। तो दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश कौन से हैं? तो इनके अंदर देखिएगा इंडोनेशिया, जावा, चंपा, सुमात्रा, बाली, कंबोडिया, थाईलैंड, बर्मा आदि जो देश है जहाँ पर भारतीय संस्कृति का व्यापक जो है हमें प्रसार है देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करें स्वर्णद्वीप की। स्वर्णद्वीप क्या है? ये भारत का मुख्य उपनिवेश था। स्वर्णद्वीप यानी कि इंडोनेशिया, इंडोनेशिया जो है वही स्वर्णद्वीप है दोस्तों। इस क्षेत्र के जो द्वीप समूह है इसमें कई द्वीप आते हैं जिसमें मलाया है, जावा है, सुमात्रा है, बोर्नियो है, बाली है, मलक्का है आदि में भी भारतीय राज्यों की स्थापना हुई, यानी भारतीय उपनिवेश वहाँ तक पहुँच गए थे। इसके बाद में देखिएगा अगर हम मलाया की बात करें तो वहाँ पर किसने हिंदू राज्य की स्थापना की? शैलेंद्र वंशी जो थे इन्होंने हिंदू राज्य की स्थापना वहाँ पर की थी। और यहाँ पर जो शैलेंद्र शासक थे इन्होंने हीनयान बौद्ध धर्म को जो है प्रश्रय
दिया था। इसलिए हीन यानी बौद्ध धर्म का जो प्रभाव है वो वहाँ देखने को मिलता है। शैलेंद्र जो शासक थे उन्होंने ही 8वीं शताब्दी के अंदर बोरोबुदुर के अंदर जो है विशाल बौद्ध मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर माना जाता है। बोरोबुदुर का जो बौद्ध मंदिर है वो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर माना जाता है दोस्तों। जावा की अगर हम बात करें, जावा जो है इसके अंदर हिंदू राज्य की स्थापना 4वीं शताब्दी में ही हो चुकी थी। जावा में भी हमें भारतीय संस्कृति, धर्म एवं कला का विकास देखने को मिलता है दोस्तों। सुमात्रा की बात करें तो सुमात्रा के अंदर देखिए 4वीं शताब्दी के अंदर श्री विजय नामक शासक ने श्री विजय साम्राज्य की स्थापना की थी। बाली और बोर्नियो, बाली जो है ये भी हमारा मुख्य केंद्र था। बाली में हिंदू राज्य की स्थापना जो है 6वीं शताब्दी में हुई थी दोस्तों। यहाँ कोंडिय वंश का शासन था और यहाँ भी बौद्ध धर्म का जो है प्रसार हुआ था। मलक्का की बात करें तो मलक्का के अंदर 15वीं शताब्दी के अंदर हिंदू राज्य की स्थापना हुई थी दोस्तों। स्वर्ण भूमि की बात करें तो प्राचीन काल में बर्मा को स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था। यहाँ भारतीय संस्कृति का प्रसार व्यापारियों के द्वारा हुआ, तो ये थोड़ा सा अलग जो है रह जाता है कि बर्मा के अंदर जो भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ वो वहाँ के व्यापारियों के द्वारा किया गया था दोस्तों। फूनान की अगर हम बात करें, फूनान कंबोज या कंबोडिया जो है उसी को चीनी जो लोग हैं वो फूनान कहा करते थे। 5वीं शताब्दी के अंदर जो है यहाँ पर हिंदू राज्य की स्थापना हुई थी। यहाँ आपसे प्रश्न विशेषतः ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस स्थान के अंदर हिंदू राज्य की स्थापना हुई या नहीं हुई थी, भारतीय संस्कृति का जो प्रसार है हो पाया था या नहीं हो पाया था। तो कोई भी नाम देकर के आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद में हम बात करें अन्नाम, इसका प्राचीन नाम चंपा या अंग द्वीप है। वर्तमान नाम जो है इसका वो अन्नाम है। यहाँ भी 2री सदी के अंदर जो है श्रीमार ने हिंदू वंश की स्थापना की थी। यहाँ जो प्रसार हुआ वो शैव धर्म का हुआ। ये बातें देखिएगा विशेष है कि शैव धर्म का जो प्रसार है वो कहाँ रहा था, तो वो रहा था अन्नाम के अंदर। हिंद चीन की बात करें, हिंद चीन के अंदर कौन कौन सा इलाका आता है, कंबोडिया, बर्मा, श्याम और मलय प्राद्वीप है। इसको सामूहिक रूप से हम हिंद चीन कहते थे। और प्राचीन भारतवासी इस संपूर्ण क्षेत्र को स्वर्ण भूमि या स्वर्ण द्वीप के नाम से जानते थे, जो एक अलग प्रकार का नाम आता है। स्वर्ण भूमि या स्वर्ण द्वीप जो है वो कंबोडिया, बर्मा, श्याम, मलय प्रायद्वीप, इस सामूहिक को हिंद चीन कहते थे। और हिंद चीन ही क्या था, हिंद चीन को ही भारतवासी जो है स्वर्ण भूमि या स्वर्ण द्वीप कहा करते थे दोस्तों। ये पुराने नाम भी आपसे कहीं ना कहीं पूछे जा सकते हैं। कंबोडिया में जो अंकोर वाट का जो विष्णु मंदिर है उसकी स्थापना खमेर शासक सूर्यवर्मन ने की थी दोस्तों। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। जावा वासियों द्वारा प्राचीन काल के अंदर भारतीय संस्कृति के अनुकरण के ऊपर ही अपना एक व्रत साहित्य भी लिखा गया, जिसे हम इंडो जावाती साहित्य भी कहते हैं। इंडो जावाती साहित्य कौन सा है, जो भारतीय साहित्य के अनुकरण के ऊपर ही वहाँ पर जो साहित्य लिखा गया उसे हम इंडो जावाती यानी इंडो इंडिया से संबंधित हो गया, जावाती यानी जावा से संबंधित हो गया दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर जो हमारे कला के जो मुख्य केंद्र रहे, तो उन केंद्रों के अंदर जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। जावा इंडोनेशिया जो है वहाँ पर बोरोबुदुर का जो बौद्ध स्तूप है दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसे शैलेंद्र वंशी राजाओं के द्वारा बनाया गया था। कंबोडिया का जो अंकोर वाट जो मंदिर है, जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है माना जाता है, ये भी काफ़ी फेमस है। बर्मा के अंदर आनंद मंदिर है और चंपा के अंदर माइसोन व पोनगर के मंदिर भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है दोस्तों। ये जो हैं भारतीय कला के मुख्य केंद्र हैं दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर माने जाते हैं। इस प्रकार से जो है हमारी यूनिट 2 है उसका समापन होता है दोस्तों। अगली क्लास के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे भक्ति आंदोलन के विषय में, जो कि हमारी यूनिट 3 का टॉपिक है। तो हमेशा की तरह इस क्लास की PDF जो है आपको मिल ही जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर दोस्तों, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। अगर आप साथ साथ नोट्स बनाना चाहें तो भी बना लेना दोस्तों। और बार बार जो पूछा जाता है सिलेबस पूरा होगा या नहीं, तो आप इत्मीनान रखिए। देखिए बिल्कुल सिलेबस के टॉपिक टू टॉपिक अपने चल रहे हैं, हर पॉइंट टू पॉइंट ही हमने शुरू किया है।
हमने सब्जेक्ट के हिसाब से स्टार्ट नहीं किया, हमने पहले यूनिट के पहले टॉपिक से स्टार्ट किया है और हम उसी प्रकार से सिलेबस को कंटिन्यू रखे हुए हैं और इसी प्रकार से सिलेबस आपका पूरा चलता रहेगा। जल्दी ही हम इस सिलेबस को पूरा कर लेंगे। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर जा करके हमारी जो टेस्ट सीरीज़ की जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कीजिएगा। बहुत सारे टेस्ट वहाँ पर अवेलेबल हैं, काफ़ी सारे फ्री टेस्ट भी हैं, तो आप उनका लाभ उठाइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर देना और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाँ बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।